एनसीईआरटी साइंस में चैप्टर नंबर 11 है कार्य तथा ऊर्जा, वर्क एंड एनर्जी। तो इस चैप्टर के पाठ के अंदर वाले जितने भी अभ्यास के प्रश्न हैं सभी को हल करेंगे। तो चलिए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले देखिए पहला प्रश्न क्या है। किसी वस्तु पर 7 न्यूटन का बल लगता है। मान लीजिए बल की दिशा में विस्थापन 8 मीटर है। ठीक है, चित्र 11.3 हम यहाँ पे देखेंगे। मान लीजिए वस्तु के विस्थापन के समय लगातार वस्तु पर बल लगता रहता है, तो इस स्थिति में किया गया कार्य कितना होगा। हमें वर्क का मान निकालना है, वैल्यू निकालना है कार्य का। तो यहाँ पे समझिए एक पिंड है, एक वस्तु है, इस पे 7 न्यूटन का बल लगता है और ये बल विस्थापन के समय लगता है। बल लगा तो इसका विस्थापन कितना हुआ, ये बल की दिशा में ही विस्थापन है, ये आपको ध्यान देना है। तो ये 8 मीटर का विस्थापन हुआ। ठीक है, तो हमें क्या ज्ञात करना है, हमें किया गया कार्य की गणना करना है। तो आइए हल करते हैं। तो सबसे पहले देखिए दिया गया मान कितना है, बल कितना लगता है 7 न्यूटन का बल लगा, विस्थापन कितना हुआ 8 मीटर हुआ। तो कार्य का फॉर्मूला क्या होता है, तो कार्य का फॉर्मूला होता है W = F/S। ठीक है, तो W = बल का मान कितना है 7 है और विस्थापन का मान कितना है 8 है। तो कितना हो गए, ये 56 हो गया। तो ये 56 जूल हो गया। ठीक है, काफ़ी सिंपल है। तो यही आपका आंसर हो जाता है फाइनली। तो इसके बाद देखिए अगले पृष्ठ का प्रश्न क्या है। पहला, हम कब कहते हैं कि कार्य किया गया है, तो उस स्थिति में हमें बताना है। तो फिजिक्स में कार्य का होना तब कहा जाता है जब किसी पिंड पर, जब किसी वस्तु पर बल लगे और उसका विस्थापन हो, चाहे वो बल की दिशा में विस्थापन हो चाहे बल के विपरीत दिशा में विस्थापन हो, विस्थापन होना चाहिए। तो वैसी स्थिति में कार्य का होना विज्ञान के दृष्टिकोण से कहा जाता है। तो कैसे करेंगे हम इसका आंसर, तो हम ऐसे लिखेंगे, विज्ञान के दृष्टिकोण से कार्य का होना तब कहते हैं जब वस्तु पर बल लगने से उसका विस्थापन हो। ठीक है, कार्य का होना कहा जाता है। और ये भी आपको लिखना है वस्तु के दिशा में अगर विस्थापन हो तो वो धनात्मक हो गया, और वस्तु के विपरीत दिशा में अगर विस्थापन हो तो वो ऋणात्मक कार्य हो गया। ये समझ में आ गया। इसके बाद देखिए दूसरा सवाल क्या है। जब किसी वस्तु पर लगने वाला बल उसके विस्थापन के दिशा में हो तो किए गए कार्य का व्यंजक लिखिए। तो कौन सा बल हो गया, बल की दिशा में विस्थापन, ये धनात्मक कार्य हो गया, तो उसका व्यंजक हमें लिखना है। तो ऐसे हम लिखेंगे, जब वस्तु पर लगने वाला बल उसके विस्थापन की दिशा में हो तो कार्य W = F/S। ठीक है, ये धनात्मक कार्य हो गया। देखिए ये पिंड है, इस पे बल लगा तो विस्थापन हुआ, बल की दिशा यही और विस्थापन की दिशा यही। ठीक है, एक और होता है, देखिए यहाँ पे ये पृथ्वी है और पृथ्वी से ऊपर हम किसी गेंद को फेंकते हैं, तो पृथ्वी जो है उस वस्तु पर नीचे की ओर गुरुत्वबल से खींच रही है, लेकिन गेंद जा रहा है ऊपर। ठीक है, ये कौन सा कार्य हो गया, ये ऋणात्मक कार्य हो गया। तो उसका मान कितना होता है, W = F/, यानी माइनस में हो गया, विस्थापन माइनस में होगा। तो F = -F/S। कौन सा बताना है, हमें यही लिखना है। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाता है। अगला सवाल देखिए तीसरा क्या है। 1 जूल कार्य को परिभाषित कीजिए, यानी 1 जूल कार्य किसे कहा जाता है, आप इससे क्या समझते हैं 1 जूल से कार्य का होना, तो वो हमें बताना है। तो आपको यहाँ से करना है। देखिए 1 जूल कार्य की वह मात्रा है जो 1 न्यूटन बल द्वारा किसी वस्तु पर बल की दिशा में 1 मीटर की दूरी चलाने में किया जा गया है। 1 जूल कार्य की वह मात्रा है जो 1 न्यूटन बल लगाने से, देखिए 1 न्यूटन का हम बल लगाएं तो 1 मीटर दूरी ये तय कर गई। ठीक है, तो इसे चलाने में जितना कार्य किया गया वो 1 जूल कार्य, यानी 1 न्यूटन मीटर भी से कहा जाता है, वो उसे कहा जाता है 1 जूल कार्य का होना। ठीक है, और होता है ये आपको लिखना है और साथ ही साथ ये भी आपको नोट डाउन कर लेना है। इसके बाद देखिए चौथा सवाल। बैलों की एक जोड़ी खेत जोतने समय किसी हल पर 140 न्यूटन बल लगाती है। ठीक है, जोता गया खेत 15 मीटर लंबा है, खेत की लंबाई को जोतने में कितना कार्य किया गया। काफ़ी सिंपल है, यहाँ पे समझिए पहले आप, यहाँ बल दिया गया है 140 और ये लंबाई है, यानी ये विस्थापन है, विस्थापन का मान भी दिया गया है। ठीक है, 15 मीटर। हमें क्या ज्ञात करना है, हमें कार्य ज्ञात करना है। तो कार्य का क्या फार्मूला होता है, W = F/S। तो उसी से हम आसानी से कार्य निकाल सकते हैं। तो आइए इसको हल करते हैं। तो इसको हम ऐसे करेंगे, देखिए दिया गया मान बल 140 न्यूटन, विस्थापन 15 मीटर।
तो कार्य का फॉर्मूला W=F/S, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे F का मान कितना है 140 है और विस्थापन कितना है 15 है। तो गुणा करने पर आपका आएगा 2100, ये जूल आ गया। तो 2100 जूल कार्य होगा, ठीक है। खेत जोतने में कितना होगा 2100 जूल होगा। तो इसके बाद आगे बढ़ते हुए अगले पृष्ठ का प्रश्न देखिए, किसी वस्तु के गतिज ऊर्जा क्या होती है। तो यानी गतिज ऊर्जा की परिभाषा करनी है काइनेटिक एनर्जी की। तो हम ऐसे करेंगे, गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी, किसी वस्तु में उसकी गति के कारण निहित ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहा जाता है। ये समझ में आ गया, किसी वस्तु में गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहा जाता है। यानी गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी 1/2 यानी हाफ mv², ये हो गया। m का मतलब क्या है, वस्तु का द्रव्यमान, v का मतलब क्या है, उसी वस्तु का वेग, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया फाइनल। दूसरा, किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा के लिए व्यंजक हमें लिखना है, बस यही तो व्यंजक लिखना है। तो गतिज ऊर्जा के लिए व्यंजक हमें कैसे लिखना है, तो गतिज ऊर्जा के लिए व्यंजक हम ऐसे लिखेंगे, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी 1/2 यानी हाफ mv², m का मतलब द्रव्यमान, v का मतलब वस्तु का वेग। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गतिशील किसी m द्रव्यमान की वस्तु की गतिज ऊर्जा 25 जूल है, ठीक है। तो यहाँ पे दो स्थिति में यानी दो शर्त है। पहला क्या है, यदि उसके वेग को दुगना कर दिया जाए तब गतिज ऊर्जा हमें ज्ञात करना है। और दूसरा शर्त, यदि उसके वेग को तिगुना कर दिया जाए तब हमें गतिज ऊर्जा ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, तो सबसे पहले देखिए समझिए पहले, तो यहाँ पे वेग दिया गया है कितना है 5 मीटर प्रति सेकंड और द्रव्यमान हमें नहीं दिया गया है, द्रव्यमान के स्थान पे m दिया गया है, ठीक है। और गतिज ऊर्जा दी गई है 25 जूल, ठीक है। तो वेग दुगना करने के बाद गतिज ऊर्जा ज्ञात करेंगे, लेकिन हमें पहले m का मान ज्ञात करना होगा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा का फार्मूला क्या होता है हाफ mv²। m का मान नहीं है लेकिन v का मान तो दिया गया है। तो पहले हमारा काम होगा m का मान ज्ञात करना। m का मान ज्ञात हो जाएगा तो इन शर्तों के अनुसार पहले वेग को दुगना करके हम गतिज ऊर्जा निकालेंगे, फिर दूसरे शर्त के अनुसार वेग को तिगुना करके हम गतिज ऊर्जा निकाल लेंगे। तो पहले क्या ज्ञात करना है, m का मान हमें ज्ञात करना है। आइए ज्ञात करते समझिए, दिया गया मान वेग 5 मीटर प्रति सेकंड, द्रव्यमान m है और गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी 25 जूल है। तो फार्मूला क्या होता है, तो गतिज ऊर्जा का फार्मूला होता है एनर्जी ऑफ काइनेटिक हाफ mv², ठीक है। तो यहाँ पे इसका मान तो दिया गया है, देखिए 25, तो हम 25 लिखेंगे 1/2। m तो हमें ज्ञात करना है पहले, ठीक है। और v का मान देखिए 5 है, तो ये स्क्वायर हो गया, कितना हो गया, ये 25 हो गया। तो इसके बाद देखिए ये 25 = ये गुणा होगा तो 25m हो जाएगा, 1/2 × 25m। हमें m यहाँ से ज्ञात करना है, तो हम क्या करेंगे, इस 2 को हम उस तरफ फेंक देते हैं, ये भाग में है तो उस तरफ गुणा में हो जाएगा, हो गया 50। तो ये चला गया तो यहाँ पे क्या बचा 25m बचा। तो हमें m ज्ञात करना है, तो गुणा वाली संख्या भाग में हो जाती है पक्षांतर में, तो 50/25 यहाँ पे m, तो कितने 25 दूनी 50 यानी m का मान निकल के आ गया 2 kg। kg क्यों, क्योंकि ये द्रव्यमान है। तो m का मान तो निकल के आ गया। हम अब शर्त देखते हैं, यानी स्थिति जो पहला शर्त दिया गया है वेग को दुगना कर दिया जाए। आइए पहला शर्त लिखते हैं। तो देखिए शर्त 1, वेग को दुगना करने पर गतिज ऊर्जा, तो फार्मूला क्या होता है एनर्जी ऑफ काइनेटिक 1/2 v², हाफ mv² होता है, ठीक है। तो हमें ज्ञात करना है, तो काइनेटिक एनर्जी 1/2, द्रव्यमान हमने कितना निकाला 2 है, वेग कितना है, देखिए वेग आपका है यहाँ पे 5 है, तो हम इसको दुगना कर देते हैं सिंपल तरीके से। ये कितना होगा 10 हो जाएगा 1/2। तो ये देखिए 10 दूनी 20 हो गया, तो हम पहले लिखते हैं 10 दूनी 20 हो गया, तो कैंसिल आउट हो जा, ये कैंसिल आउट होगा ऐसे, कितना होगा 10 होगा। तो यहाँ पे समझिए ये इसको हमें स्क्वायर करना है, यानी इसको हमें क्या करना है स्क्वायर, क्योंकि v² है तो पहले हम इसको स्क्वायर कर लेते हैं। यहाँ पे समझिए तो कितना होगा 1/2, ये 100 होगा, तो 100 दूनी 200,
200, तो कैंसिल आउट होगा, तो ये बचा 100। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी निकल के आ गई, काइनेटिक एनर्जी निकल के आ गई 100। ठीक है, ये जूल में। तो ये पहला शर्त के अनुसार आपको समझ में आ गया। पहले शर्त के अनुसार वेग को दुगना करने पर गतिज ऊर्जा 100 जूल होती है। अब इसके बाद हमारा है दूसरा शर्त, वेग को तिगुना कर दिया जाए। आइए वेग को तिगुना करके हम गतिज ऊर्जा निकालते हैं। यहाँ पे हम बना लेते हैं इसको, वेग को तिगुना करने पर गतिज ऊर्जा m v²। ठीक है, तो ऐसे हम लिखेंगे। आइए फिर से 1/2, द्रव्यमान कितना हमने निकाला है 2, वेग को तिगुना कर दिया जाए तो तिगुना कितना होगा 5 है, तो ये हो जाएगा 15। 15 का स्क्वायर कितना होता है 225 होता है, हम डायरेक्ट लिखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे समझिए 2 से 2 कैंसिल आउट, तो एनर्जी ऑफ काइनेटिक डायरेक्ट निकल के आ गया आपका 225 जूल। ठीक है, तो आपका पहला आंसर कौन सा होगा, पहला आंसर आपका होगा ये वाला, ये 100 जूल, और दूसरा आंसर आपका होगा 225 जूल। क्लियर है आपका, ये बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा। तो इसके बाद देखिए अगले पृष्ठ का पहला प्रश्न, शक्ति क्या है, पावर की परिभाषा करनी है। तो शक्ति अर्थात पावर की परिभाषा ऐसे करेंगे, कार्य करने की दर या ऊर्जा रूपांतर की दर को क्या कहा जाता है, शक्ति यानी पावर कहा जाता है। इसका फॉर्मूला होता है P = W/T। P का मतलब शक्ति, W मतलब कार्य और T मतलब समय। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। अगला सवाल देखिए दूसरा, 1 वाट शक्ति को परिभाषित कीजिए, यानी 1 वाट शक्ति क्या है वो हमें परिभाषा करनी है। तो हम ऐसे लिखेंगे, 1 वाट उस अभिकर्ता की शक्ति है। ठीक है, यानी ऊर्जा को खपत करने वाला, चाहे वो वस्तु हो चाहे वो व्यक्ति हो, जो 1 सेकंड में 1 जूल कार्य करता है। 1 सेकंड में 1 जूल कार्य करता है तो 1 वाट शक्ति वो हो जाती है। अर्थात हम ऐसे दूसरे लैंग्वेज में, अर्थात इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं, यदि ऊर्जा के उपयोग की दर 1 जूल प्रति सेकंड जूल हो तो शक्ति कितनी होगी, 1 वाट होगी। ठीक है, सीधा सीधा है, 1 वाट = 1 जूल/सेकंड। ठीक है, समझ में आ गया आपको। अगला सवाल देखिए तीसरा, एक लैंप 1000 जूल विद्युत ऊर्जा 10 सेकंड में व्यय करता है यानी खर्च करता है, उसकी शक्ति कितनी होगी, यानी हमें शक्ति यानी पावर की गणना करना है। आइए हल करते हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले दिया गया मान W यानी व्यय ऊर्जा कितनी है। ठीक है, यानी कार्य हो गया ये 1000 जूल, 1000 जूल दिया गया है। समय कितना है T 10 सेकंड है। तो शक्ति का फॉर्मूला क्या होता है हमने देखा, P = W/T। बस सिंपल तरीके से मान रख देना है ऐसे। P = W का मान कितना है देखिए 1000, और समय का मान कितना है 10। 0 0 कैंसिल आउट, कितना बचा, 100 बचा, तो ये वाट हो गया। ठीक है, शक्ति आ गई कितनी 100 वाट। समझ में आ गया आपको। अब इसके बाद देखिए चौथा सवाल क्या है, औसत शक्ति की परिभाषा है, एवरेज पावर की परिभाषा हमें करनी है। तो औसत शक्ति की परिभाषा हम ऐसे करेंगे, औसत की परिभाषा हम ऐसे करेंगे, कुल उपयोग की गई ऊर्जा तथा कुल समय के अनुपात को पावर उसे कहा जाता है। ठीक है, यानी इसको ऐसे लिखेंगे, औसत शक्ति कुल उपयोग की गई ऊर्जा, ठीक है, और बटे में लिया गया कुल समय, ऐसे। तो ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरीके से हमारा सेशन समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ सारे सवाल आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ गए होंगे।